हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम की। एचपी सेट का पेपर जो है वो एचपीपीएससी ने कंडक्ट किया था 28 अप्रैल को जो है ये पेपर कंडक्ट किया गया है। एचपीपीएससी सेट 2023 जो कि कंडक्ट हुआ है आपका अभी 28 अप्रैल 2024 को। सो इस वीडियो में जो है हम पेपर वन को डिस्कस करेंगे। पेपर वन का जो है वो पॉसिबल जो आंसर हो सकते हैं उनको हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका क्या आंसर हो सकता है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जब आंसर की आएगी और कोई क्वेश्चन ऐसा हो अगर जिसमें आपको डाउट हो या फिर मैंने जिसका आंसर गलत बताया हो तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट को पिन करके आपको करेक्ट आंसर जो है वहां पे बता दूंगी। अभी आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने भी सेट का एग्जाम दिया है कि आपके कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ये आंसर हो सकता है। बाकी जब आंसर की आएंगी तब हम लोग जो है वो अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग देखना। ये वाली जो सीरीज है वो यहाँ पे डी सीरीज है। डी सीरीज के यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आपके जो भी सीरीज होगी उसमें आगे पीछे जो है क्वेश्चन रहेंगे। सो ये क्वेश्चन था द सब्सटेंस दैट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन टू हैव कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। सो जो स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को कंट्रोल चेन रिएक्शन में तो उसको जो है हम मॉडरेटर कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना था। Then next is the period of Sendai framework for disaster risk reduction is, so जो period है वो है 15 to 2015 to 2030। Next is which of the following is a characteristic related to नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपको बताना था। सो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक रहेगा सी ऑप्शन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में होती है। Then next is which affects body coordinates and develops engineering education in India। So इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे AICTE जो है वो ये अपेक्स बॉडी जो है वो काम करती है। नेक्स्ट इज द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री बाय द ईयर। सो ये सबको आइडिया होगा जिन्होंने भी बीएड की डिग्री की हुई है। आपको पता है कि 4 ईयर या फिर नहीं भी की है तब भी आप लोगों ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में कहीं भी कि 2030 के बाद जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को ही जो है वो माना जाएगा टीचिंग के लिए। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन। सो ये जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे 6 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे। आपने करेक्ट आंसर कोड को यहाँ से चूज करना था। सो कौन से जो है हायर एजुकेशन के मेन गोल्स है। सो इनमें से मेन गोल्स है आपके एसएस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रेलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये जो एफ वाला है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ये गोल नहीं है हायर एजुकेशन का, बाकी सारे हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। Then next is which of the following statement are correct about distance education। So correct यहाँ पे पूछा गया है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। सो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा भी डाउट है क्योंकि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो कभी भी रिप्लेस नहीं करता है फॉर्मल एजुकेशन को। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, अब आप कोड देखोगे नीचे तो सभी ऑप्शंस में सी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस जो एजुकेशन है उसका मेन जो मोटिव है वो रिप्लेस करना नहीं है। सप्लीमेंट हम बोल सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन को करना, रिप्लेस करना नहीं है। सो ये जो है वो डाउट में है क्वेश्चन। अब आंसर की आती है जब तब देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया है, बट ये इसका आंसर जो है यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द टेबल बिलो एंड बेस्ड ऑन दिस टेबल आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम 8 to 12। सो देखो जिन्होंने भी वीडियोस देखी हुई थी पहले मैंने 19 जो सेट था जो 20 में कंडक्ट किया गया था और 18 वाले की जो है पेपर 1 की वीडियो डाली थी और वही पैटर्न आपका रिपीट हुआ है। यूजीसी नेट का पेपर 1 जो होता है मैंने आपको पहले ही बोला था आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जिन्होंने किया होगा उनको पता लगेगा जब उन्होंने सॉल्व किया होगा पेपर कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी तरह से पूछे गए हैं। इवन कुछ तो रिपीट भी हुए हैं। यूजीसी के पेपर की मैं बात कर रही हूँ, एचपीपीएससी के सेट की नहीं। यूजीसी का जो पेपर 1 पहले कंडक्ट करवाया जाता था उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं।
सो आप अगर आपने देखे होते वो, तो आपको आइडिया लगता। बाकी अगर आपने 2 साल के भी देखे होंगे इस एचपीपीएससी सेट के जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तब भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिली होगी। देखो ये क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। उन वीडियोज़ में देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन पक्का आता है इस तरह का। सो इसमें से देखो कितने क्वेश्चन, 8 से लेकर 12 तक 5 क्वेश्चन आपके यहीं पे बन रहे हैं। आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 years have recorded the highest rate of increase in area under the total horticulture? सो ये जो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया है, इसमें से किस साल में जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था? आप कैसे निकाल सकते थे? इनका डिफरेंस करके आप जो है वो निकाल सकते थे। जब आप इनका डिफरेंस करोगे, 187 194 में 7 का है, इसमें 8 का है, देन यहाँ पे जो है आपके पास 5 का है, देन यहाँ पे 2 का है। सबसे ज्यादा कहाँ पे इंक्रीज हुआ? 5 6, यहाँ पे आप बोल सकते हो 6 7 वाले में, और जब आप 7 to 8 में पहुंचे वहां पे, तो ऑप्शन आपको जहां भी मिल रहा था वो आपका ठीक रहना था। देखो 2 6 7 और 7 और 8, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए था। देन यहाँ पे पूछा गया, शेयर्स ऑफ एरिया अंडर फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट इन एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर। सो टोटल हॉर्टिकल्चर का जो एरिया दिया गया है उसके रिस्पेक्टिव में इनका कितना एरिया है? सो आप किसी भी ईयर का उठा सकते थे। अब देखो यहाँ पे इस ईयर का मैं उठा रही हूँ। फ्लावर्स का देखो 2209 इंटू 100 आप करते, आपको परसेंटेज आ जाती। 79 डिवाइडेड बाई 209 इंटू 100 करते, 63 डिवाइडेड बाई 209 इंटू 100 करते। और आप यहाँ से भी देख सकते थे फ्लावर्स का कम एरिया आएगा, देन फ्रूट्स का, एंड देन वेजिटेबल्स का सबसे ज्यादा आएगा। सो फ्लावर्स यहाँ पे पहले पूछा गया है, तो फ्लावर्स का सबसे कम 1, वेजिटेबल्स 38 एंड देन 30। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व भी करते तब भी आपको जो है इस तरह से आ जाता। Then next is, which of the following has recorded the highest rate of increase in area during इस एरिया में 5 to 6 और 2009 to 10, यानी टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया था, इसमें आपसे पूछा गया है हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कौन से एरिया में हुआ है। सो हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज की अगर हम बात करें तो हुआ तो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में ही इंक्रीज है, और टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया का यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। सो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया ही यहाँ पे जो है वो होना चाहिए था। अब यहाँ पे आप डिफरेंस भी दे सकते हैं, 209 187 में कितना डिफरेंस है। सो इसलिए यहाँ पे टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए था। देन नेक्स्ट इज, फाइंड आउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप दैट हैज रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ एरिया बाई अराउंड 10% फ्रॉम टोटल। उसमें जो है आपका कितना 10% किस क्रॉप का इंक्रीज हुआ? सो जब आप 63 और 53 का डिफरेंस करोगे ना, आपको 10 यहाँ पे आंसर आएगा। 79 और 72 के डिफरेंस करोगे तो 7 ही आएगा। सो देखो सबसे ज्यादा फ्रूट्स में जो है वो इंक्रीज हुआ है, सो इसका आंसर जो है वो फ्रूट्स होना चाहिए। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। देन व्हाट हैज बीन द शेयर ऑफ एरिया अंडर फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्लावर्स इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर इन 2007-8? 2007-8 का आपने डाटा यहाँ पे उठाना है। सो यहाँ पे पूछा है इसका एरिया, टोटल का एरिया, और जो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया है वहां पे जो है वो कितना यहाँ पे परसेंटेज है, कितना शेयर है बाकी चीजों का। तो शेयर के लिए आपको पहले तो इनको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 58 78 और 2 को आप प्लस कर दो, जितना आपके पास आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो। जितना भी आपके पास ये वाला आ रहा होगा 13 138 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 आप कर दोगे, तो आपको यहाँ पे आंसर जो है अपना आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास रहेगा 68%। क्योंकि आपसे पूछा गया था शेयर ऑफ एरिया, तीनों के एरिया जो है अपॉन द टोटल कितना है। सो आप यहाँ से निकाल सकते थे, 68% इसका आंसर आएगा। अब देख लेना एक बार सॉल्व करके, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, और 5 यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन रहे थे। Then next is, from the following list of learner characteristic identify those which are associated with field independent learning. So field independent learner के कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे बताना है। So correct option इनमें से रहेंगे second, third और fourth. Perceive global aspect of concept and material, prefer and likes to compete, can organize information by himself or herself. 2 3 4 जो यहाँ पे correct हो जाएंगे। Then next is the purpose of formative evaluation. Formative evaluation की जो पर्पस है वो रहेगा एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस। एक्चुअल में जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होती है वो इवेल्युएट करती है किस तरह से चेंजेस हुए स्टूडेंट का, पूरा जो डाटा है किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। सो इसका मेन पर्पस है एक्सेलरेट करना स्टूडेंट की
लर्निंग परफॉर्मेंस को। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो नेचर और ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे बताना है, स्टेटमेंट दी गई है किस तरह से आप टीचिंग लर्निंग को लेते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट होने थे वो थे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। क्योंकि लर्निंग सिर्फ लर्निंग होती है, टीचिंग उसमें इम्प्लाई नहीं होती है। द नेक्स्ट इज टीचिंग इज द काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ के। The next is which of the following is devoted to telecasting high quality educational program over TV। सो टीबी के ऊपर इसके लिए स्वयं प्रभा यहाँ पे आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीस्ट अफेक्ट लर्निंग। अब देखो, लर्निंग को सबसे कम कौन चीज अफेक्ट करेगी, तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे इनमें से जो थर्ड ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, तो आप ही अगर आप सोचते अच्छे से तो आपको आंसर मिल जाता। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का कोई फर्क नहीं पड़ता है लर्निंग के ऊपर, लर्निंग इंडिविजुअल बेसिस पे होती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। नेक्स्ट इज द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। सो रिसर्च एथिक्स कब आती है, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जो भी हमारी फाइंडिंग है उसको, तो उस टाइम जो है वो रिसर्च एथिक्स जो है वो काम करते हैं। द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट यहाँ पे पूछा गया है कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर आप करेक्टरिस्टिक की बात करें तो कंटेंट एनालिसिस जो होती है वो थ्योरेटिकल रिसर्च में मेनली काम आती है, एक्सपेरिमेंटल में नहीं। Then next is which sequence of activities best represent the cyclic nature of action research methodology। So उसका cyclic nature रहता है plan, act, observe and then reflect। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट, which of the following is not the critical feature of qualitative research। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है वो क्रिटिकल फीचर नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च का। सो जस्ट थर्ड वाला ऑप्शन है सीकिंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर सोशल फैक्ट्स, ये जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का फीचर नहीं है। द नेक्स्ट इज इफ अ टीचर वांट्स टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड से फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड विल हेल्प हिम बेस्ट। सो इस क्वेश्चन में मुझे अभी डाउट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, केस स्टडी इसमें हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैराग्राफ पढ़ना था, क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक आपके पैराग्राफ के बेसिस पे आपको आंसर करना था। पैरा आप अच्छे से पढ़ते तो आप अच्छे से इसका आंसर जो है वो कर सकते थे। सो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो अगर पैरा के अकॉर्डिंग आपको देना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, जो पैराग्राफ में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो इसके अकॉर्डिंग स्पेशल फीचर रहेगा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्रोविनेंस। अगर मैं बात करूं कहाँ पे लिखा गया है, सो देखो ये स्पेशल फीचर कोएग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप, पूरी लाइन इसी तरह से लिखी गई है। सो आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते थे। देन नेक्स्ट इज द ऑथर यूजेस द वर्ड स्टेट टू हाईलाइट। अब आप जब पैरा पढ़ते तो आपको पता लगता कि स्टेट के थ्रू वो ये बताना चाहता है कि कोई कंफ्लिक्ट नहीं है स्टेट और इंडिविजुअल में। सो बी इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट विच वन इज द पेक्युलर फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया का पेक्युलर फीचर है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस कंसिडरेशन। ये वाला जो पैरा है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाता। देन द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉमस मोर यूटोपिया, इसका भी बेसिक कंस्ट्रक्शन यही था, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो स्ट्राइकिंग फीचर था अब्सेंस ऑफ बाइगट, किसी तरह का अब्सेंस जो है बाइगट का। सो वो स्ट्राइकिंग फीचर था मॉडर्न इंडिया का। ये सारा जो है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर नहीं देने थे। देन नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। वर्बल कम्युनिकेशन का जो ब्रेकडाउन है दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मल, यहाँ पे आपको जो असर्शन और रीजन दी गई है, आपको बताना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, कौन सी चीज करेक्ट है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसमें से ए जो ऑप्शन है वो फॉल्स है और जो आर जो है वो करेक्ट है। सो इसका डी ऑप्शन हो जाता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास बोला गया है मैच करना है लिस्ट को कम्युनिकेशन बैरियर और डिस्क्रिप्शन। आपको थोड़ा भी अगर आप इसको पढ़ते तो पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते थे। देखो सिमेंटिक अगर आपको नहीं पता होता आप अगले पे जाते। साइकोलॉजिकल का मतलब है, साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन बैरियर तब आता है अगर आपकी रिटेंशन पुअर होगी। पर्सनल का मतलब है टाइम नहीं है, तभी आप कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। फिजिकल का मतलब है फिजिकल क्लियरिटी नहीं,
सो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन फिर फॉल्टी मैसेज आ जाता। सो बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। Then next is the communication among persons working at different levels who have no direct reporting relationship is called. सो डिफरेंट लेवल पे जो काम कर रहा है जिसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है उसको कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इन अ क्लास फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस बैक इनटू मैसेज। मैसेज में जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल साइंस को, सो उसको हम जो है वो एनकोडिंग कहेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस दी गई है, ऐसी सीक्वेंस पहले भी आती थी सेट के, अगर आपने प्रीवियस ये क्वेश्चन देखे हैं। सो यहाँ पे आपको देखना था कितने का डिफरेंस यहाँ पे। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो देखो इनमें कितने कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है। -10 और -3 में आपको दिख रहा है +7 का डिफरेंस, और क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है -3। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है +6 का, +6 और -3 प्लस माइनस माइनस आ गया 3 आपके पास आंसर। किस तरह से आ रहा है ये -10 + 7 इज इक्वल टू -3, -3 + 6 इज इक्वल टू 3। देखो अगला क्या है आपके पास 3 दे रखा है +5 कर दो 8, 8 दे रखा है आपके पास 8 में +4 कर दो 12, 12 दे रखा है आपके पास +3 कर दो और ये आपके पास आ जाएगा 15। तो इसका आंसर हमारे पास 15 होना था। एक एक नंबर में प्लस करते जाओ 7 6 5 4 3 तो आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट इज 3 wheels ring together at 8 AM and then they ring at an interval of 6, 9 and 12. When will they ring together again? तो कब रिंग करेंगे अगेन? एलसीएम ले लो इन तीनों का। एलसीएम आपके पास जब आप इन तीनों का एलसीएम सॉल्व करोगे आपके पास 36 आएगा, यानी कि 36 मिनट के इंटरवल के बाद जो है वो दोबारा बजेंगी साथ में। 8:36 AM इसका आंसर होना चाहिए था। Then next is in a certain coding language chemistry is written as, केमिस्ट्री को इस तरह से लिखा गया है, आप इस तरह से इस वर्ड को लिखते केमिस्ट्री, आपके पास क्या बोला गया इसी तरह से लिखा गया DGFLJRUQZ। देखो पहली चीज आप देखते कि अगर किसी वर्ड को इस तरह से देखो, y को अगर z बोला गया है, y यहीं पे है तो z इसका भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जब आप देखोगे तो आपको यहीं पे कंफ्यूजन आपकी क्रिएट हो जाएगी। r को q की तरह, q और z कहीं भी नहीं है, यानी कोई और मेथड इसको सॉल्व करने के लिए यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पे c और d में डिफरेंस है +1 का, मतलब c के बाद d आ रहा है, एक वर्ड इंक्रीज किया गया। h और g में -g के बाद h आता है ना, h के बाद g लिखा गया यानी -1, एक वर्ड को माइनस किया गया। अब देखो यही सीक्वेंस आगे जा रही है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से। अब देखो ये चीज आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा सीक्वेंस किस तरह की है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर इस वर्ड को इस तरह से लिखा गया है कोडिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है उनमें, किसी वर्ड के नंबर में डिफरेंस है या फिर एक उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया किसी वर्ड को कोई वर्ड बता के। तो अब यहाँ पे ज्योमेट्री बोला गया था तो आपको सेम यहाँ पे फॉलो करना था, +1 -1, जी के बाद आता है h, ई से पहले आता है d, ओ से पहले बाद आता है +1 हो गया p, m से -1 कर दो l, e के बाद +1 कर दो, एक +1 एक -1 करते जाओ, आपके पास आंसर डी आ जाना था इसका। ठीक है, then next is a man sells an item at a loss of 40% if the actual loss in rupees is 136, what is the actual cost of the item? So अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं भी आते हैं आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यहाँ पे बोला गया है 40% जो है उसको लॉस हुआ है, कितना रुपीज में बोला गया है 136। आप क्या देख सकते हो, ऑप्शंस आपके पास 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस का 40% निकालो, जिसका 40% 136 आ रहा है वो आपका आंसर है। सो देखो इनमें से डी का अगर आप 40% निकालते हो ना तो 340 का, इसका 40% कितना हो जाता है 136, ये इसका डी जो है इसका आंसर हो जाता है। कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सम टेस्ट, 210 स्टूडेंट किसी टेस्ट में अपीयर हुए, 1/3 स्टूडेंट का मीन जो है उनके नंबर्स का वो है 16, 210 का 1/3 निकाल दो, 210 का 1/3 जब आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 70, यानी 70 बच्चों का जो मीन है 60, यानी कि कितना है 4200 इन्होंने मार्क्स लिए हैं। अब बचे 210 में से 70 निकाल दो, बचे आपके पास 140, 140 का मीन कितना है 78, तो 140 इंटू 78 कर दो, आपके पास आ जाएगा 10920, इन दोनों को टोटल कर दो, 10920 प्लस 4200 आपके पास आ जाएगा 15120, इसका मीन निकालो।
मीन ऑफ होल ग्रुप पूछा गया ना। अब आपके पास मार्क्स बोले गए हैं 60 हैं 1/3 के, ठीक है जी, 1/3 के 60 है, 1/3 है 70 बच्चों के 60 मतलब 4200 बचे 140 का 78 हो गया, इतना टोटल हो गया 15120। अब मीन निकालना है तो 15120 आउट ऑफ कितना 210, तो कितना हो जाएगा इसका मीन, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 72। सॉल्व करके देखो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक मैथ्स जिसको बोलते हैं उस तरह से आप इसको कर सकते थे। Next is given below are two premises, four conclusion are drawn from those two premises. So इस तरह के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे PYQ जब आपने सॉल्व किए थे। So देखो यहाँ पे दो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, आपने बताना है कौन सी जो है वो कंक्लूजन वैलिड है इनमें से। ऑल सेंट आर रिलीजियस, सारे सेंट रिलीजियस हैं, ठीक है, यानी कि अगर इतने सेंट हैं वो सारे क्या हैं रिलीजियस हैं। सम ऑनेस्ट पर्सन आर सेंट्स, कुछ ऑनेस्ट पर्सन, ये ऑनेस्ट पर्सन है, ये जो है वो सेंट भी है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते थे इसको। अब देखो कोड है ऑल सेंट्स आर ऑनेस्ट, नहीं, अब देखो इस तरह से सारे सेंट ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ही आ रहे हैं ना इसमें, तो ये नहीं हो सकता। सम सेंट्स आर ऑनेस्ट, सम सेंट्स जो है वो सेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, ये रहे, ऑनेस्ट हम नहीं बोल सकते हैं, इन्होंने बोला था सम ऑनेस्ट पर्सन आर सेंट, लेकिन वो ऑनेस्ट है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, तो इसलिए इनकरेक्ट है। सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस, ऑनेस्ट पर्सन रिलीजियस है, क्यों, क्योंकि कुछ ऑनेस्ट पर्सन सेंट्स है, सेंट्स अगर है तो सारे सेंट्स रिलीजियस है, तो कुछ जो है वो ऑनेस्ट पर्सन रिलीजियस हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर सी जो है यहाँ पे आ जाना था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड बाय बेसिस का फिलोसफी यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन से प्रमाण जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं इस फिलोसफी के द्वारा। सो प्रत्यक्ष और अनुमान, सिर्फ दो ही प्रमाण यहाँ पे हैं जो एक्सेप्ट होते हैं, सो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे होना था। नेक्स्ट इज डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड, डिडक्टिव आर्गुमेंट इनवैलिड रहेगा इफ इट्स प्रेमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, डी इसका आंसर होना था। Just as melting ice cubes do not cause a glass of water to overflow, melting sea ice does not increase oceanic volume. What type of argument is it? So इस तरह के argument को हम क्या बोलते हैं, जब इन दोनों को compare करके ये बता रहे हैं कि ये दोनों do not cause a glass of water, जब overflow नहीं हो रहा है तो उसी तरह से जो है वो melting sea ice जो है वो increase नहीं करती oceanic volume को, इसको जो है वो analogical type की argument हम जो है वो कहते हैं। Next is sound is eternal because it is produced, साउंड एटर्नल है क्योंकि प्रोड्यूस होती है, ये किस तरह का हेत्वाभास है, सो इसको विरुद्धा यहाँ पे जो है वो हम मानते हैं, सो बी ऑप्शन यहाँ पे होना था। नेक्स्ट इज एनपीटीईएल स्टैंड फॉर, एनपीटीईएल का मतलब है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है फेस टू फेस हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, सो जो भी फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है वो सारी सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी में जो है वो आती है। नेक्स्ट इज नेटिजन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु यूजेस नेटवर्क रिसोर्सेज, सो नेटिजन आप लोगों ने बहुत ज्यादा वाली टर्म यूज देखी होगी जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, नेटिजन से दिस इस तरह से बोलते हैं। नेटिजन्स वो होते हैं जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, जो नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज करने वाले को नेटिजन बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है क्विक रिस्पॉन्स कोड, कौन सा, क्यूआर कोड, जो आप स्कैन करते हो ना इस तरह से क्यूआर कोड होता है, उसके बारे में बोला गया है refers to consideration of picture element, this is not picture element, so statement 2 incorrect है, statement 1 जो है वो correct है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका correct हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेज शोन इंटरनेट सर्विस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल, सो डब्ल्यू के लिए जो है एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्च इंजन इनमें से कौन है, सो गूगल, याहू सर्च और बिंग आप लोगों को पता था, लेकिन डक गो भी जो है एक वेब सर्च इंजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इसका आंसर होना था। पिंटरेस्ट आपको पता है कि पिंटरेस्ट वेब सर्च इंजन में जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेटरीट कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी का सिचुएटेड है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है रेडिएशन एनर्जी को मोस्टली एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट कॉज एसिड रेन, एसिड रेन कॉज करने वाले मेन पॉल्यूटेंट आप सबको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड रहता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, लेकिन इन दोनों के अलावा जो माना जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था। सो ये जो है वो आपके 50 क्वेश्चंस है एचपी सेट पेपर 1 के,
प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले आंसर आपके करेक्ट होने चाहिए। बाकी जब आंसर की आएगी होप सो 1-2 दिन में आ जाएगी, कल भी आ सकती है। अब आप इसको जो है वो चेक कर लेना। अभी जिन्होंने पेपर दिया है वो इसको देख सकते हैं। टेंटेटिव आंसर की आप मान सकते हो, जो है वो फाइनल आंसर की ये नहीं है। जब आपकी आंसर की एचपीपीएससी रिलीज़ करेगा तब मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है पिन करके दे दूँगी कि जिसको हमने गलत यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आए हुए थे, अगर आपने पेपर देखे होते प्रीवियस ईयर तो आपको ईज़ी लगता। ईज़ी इन द सेंस आपको पता होता कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जिन्होंने भी एचपी सेट का पेपर दिया है वो देख सकते हैं, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी रहेगी आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।